हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का वो सेशन जहां हम चर्चा करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट वाले टिप्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पार्ट 5 में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का सेक्शन होता है और इसमें आपके लिए चलिए डायरेक्शन से चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको करेक्ट वाला चूज करना है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 106 आपके लिए। सीरियल नंबर पर ध्यान मत दीजिए, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुन कर लाया है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये कहते हैं कि चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में हमको चेंज करना है। यह है क्या सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आप सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने चर्चा कई बार की है, हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब अगर V2 है, पास्ट है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने वाला है। TENSE टेंस को चेंज करना है। जा ओके यस, याद रखना। और एक चीज यहाँ पे प्लीज से शुरू होने वाला सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब यहाँ राम ने राधा को रिक्वेस्ट पक्का किया होगा। प्लीज दिखाई दे तो रिक्वेस्टेड हमारे सेंटेंस में होगा REQUESTED। और ये अगर आपने पहले ही नजर में पकड़ लिया तो आपको याद देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राम रिक्वेस्टेड राधा टू वेट। यहाँ रिक्वेस्टेड वाला पार्ट आ चुका है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। राम रिक्वेस्टेड राधा टू वेट हियर है, तो ये इस हियर के लिए देयर है, एंड टिल आई के लिए ही है, एंड रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 106 मतलब पहले हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमेशा याद रखिए, ये V2 अगर आपने देख लिया, V2 अगर पास्ट टेंस में है तो आपको पूरे टेंस का इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना होता है। प्रेजेंट टेंस सारे पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो पास्ट है वो पास्ट में ही रहेगा। सारे प्रेजेंट PRESENT सारे प्रेजेंट चले जाएंगे पास्ट में, एंड सारे पास्ट कहाँ चले जाएंगे, सारे पास्ट चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट ये चीज़ कम से कम याद रखिएगा। आगे इसी सेशन में हमें ये सारी चीज़ें काम में आने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 107 to 108 चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फिर से यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस की ओर ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस हमें ऑलरेडी पता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न होगा, तो पैसिव वॉइस में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट वाला पैटर्न। तो वर्ब हमारा V3 होगा और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी होगा। चलो, ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब जाते हैं तो टेंस चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस चेंज करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। ही केप्ट मी वेटिंग। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा फटाफट देख लीजिए, ही वर्ब है, केप्ट एंड मी इज ऑब्जेक्ट। क्या ओके, ही केप्ट मी वेटिंग। चलो, कीप वेटिंग ये कॉम्पोजिट वर्ब है यहाँ पे, तो कौन किसको वेट पे रखा, वेटिंग पे रखा गया, मुझे, तो ऑब्जेक्ट आए। अब अगर हमारा सेंट पास्ट में है, एक्टिव वॉइस अगर पास्ट में है, तो पैसिव वॉइस हमारा कभी भी पास्ट में नहीं होगा। हमेशा याद रखना, चेंज ऑफ टेंस बिल्कुल नहीं होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अगर ये पास्ट में है तो हमें आंसर देखने पड़ेंगे। ये प्रेजेंट एम मतलब प्रेजेंट टेंस में, निकाल दीजिए इसको। हैड बीन, ये पास्ट चेंज कैसे कर लिया आपने, हैड बीन की ओर क्यों चले गए, दो टेंसेस तो ऐसे ही निकल गए। अब देखिए हमारे सेंटेंस में, ओके, हमारे सेंटेंस में कहीं भी मेन वर्ब में ING नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ बीइंग का क्या काम है। एलिमिनेशन मेथड से हम तीन ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा देंगे। आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम, क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस, फिर से हमें पैसिव वॉइस वही रूल याद रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला टेंस नहीं चेंज होगा। सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द इंजर्ड, वेयर हेल्पिंग मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, टेंस पास्ट ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, और जहां वर्ब में ING आता है वहां BEING पासिव वॉइस में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो सम बॉयज सब्जेक्ट है, वेयर हेल्पिंग द इंजर्ड, किसको हेल्प किया जा रहा था, ये द इंजर्ड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का द ऑब्जेक्ट, यहाँ टेंस देखते हैं पहले, हमारा सीधा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हैड बीन वाला सेंटेंस हमें नहीं चाहिए। द इंजर्ड वाज हेल्प बाय, द इंजर्ड वाज क्यों होगा, वाज वेर हेल्पिंग द इंजर्ड वेर हेल्प बाय, नहीं, बीइंग हेल्प चाहिए हमें, क्योंकि वेयर हेल्पिंग है, बीइंग होना ही चाहिए। जिस सेंटेंस में इसमें बीइंग नहीं है निकाल दीजिए, द इंजर्ड वेर हेल्प बाय,
नहीं। जहां जहां बीइंग नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। एलिमिनेशन वाला टेक्निक याद रखिए, अगर यहाँ आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में भी यही आईएनजी होना जरूरी है जो यहाँ है। द इंजर्ड, परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट, उसके साथ V3 है, परफेक्ट, बाय सम बॉयज, परफेक्ट। ये ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर एन एरर, जहां पे एरर है उसको हमें फटाफट दिखाना है। ही हैजंट रीड द बुक। अब यहाँ देखिए, ये है क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन टैग में हमें हमेशा ध्यान किस चीज पे रखना होता है? हमेशा हमें ध्यान रखना होता है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पे एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ प्रोनाउन पे, PRONOUN पे, NOUN प्रोनाउन पे ध्यान रखना होता है। फटाफट याद दीजिए, आपने शायद देख लिया होगा, प्रोनाउन पे ध्यान दिया आपने, यस। तो ही हैजंट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एंड इजंट इट ये प्रोनाउन देखिए, ही अगर प्रोनाउन है तो यहाँ प्रोनाउन ही आना चाहिए था, एंड हैजंट आना चाहिए। अब यहाँ ही हैजंट है, या हमेशा याद रखेंगे अगर हमारा टेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा, और हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो सारी गड़बड़ तो कहाँ पे है? सारी गड़बड़ पार्ट नंबर 4 में है। पहचान लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 109 में आंसर इज 4, इजंट इट। ओके, चलो नेक्स्ट वाला। राधा इज वर्किंग वेरी हार्ड विथ अ व्यू टू बिकम, विथ अ व्यू, विथ अ व्यू हमेशा याद रखिए, विथ अ व्यू ये एक फिक्स फ्रेज है, विथ अ व्यू, विथ अ व्यू टू, विथ अ VIEW टू, विथ अ व्यू टू ये फिक्स फ्रेज है। इसके बाद हमेशा जीरंड आना चाहिए, GURND, नॉट, नॉट 2+V1, 2+V1 इसमें यूज नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा। विथ अ व्यू टू के बाद जीरंड आता है, तो राधा इज वर्किंग वेरी हार्ड विथ अ व्यू टू बिकमिंग, ये जो टू बिकम है, बिकमिंग आना चाहिए, BECOMING। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 में गड़बड़ है, टू बिकम एन IAS नहीं, राधा इज वर्किंग वेरी हार्ड विथ अ व्यू टू बिकमिंग एन IAS। नेक्स्ट वन, कॉल आगे बढ़ते। इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द क्लॉज। वेरी गुड, थोड़ा सा टफ पार्ट होता है लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। क्लॉज, वी एट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट हम खाते इसलिए ताकि हम जिंदा रह सके। अब बताइए, वी ईट हम खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? अगर इस वर्ब से सवाल पूछा जाए, वाई डू वी ईट, क्यों खाते हैं, और हम क्यों खाते हैं, इसका जवाब ये वाला क्लॉज है। और वर्ब क्या, वर्ब है ना, वर्ब से सवाल पूछने पर अगर क्लॉज आंसर होता है तो उसका आंसर क्या होगा? वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 में आंसर इज 14। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्लॉज क्या होगा? एडवर्बियल क्लॉज, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द क्लॉज। यहाँ भी हमें क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। आई डू नॉट नो, अब ये पूरा का पूरा क्लॉज है, देखिए आई डू नॉट नो, ऐसे नो, मेंटल एक्शन वाले, अगर मेंटल एक्शन वाले क्लॉज, मेंटल एक्शन वाले क्लॉज अगर मेन क्लॉज में हो तो उस पूरे क्लॉज से सवाल पूछेंगे, समझो हम, क्या मुझे पता नहीं है, क्या पता नहीं है, व्हाट इज नॉट नोन, व्हाट क्या पता नहीं, इसका जवाब जब आता है तो ये होता है नाउन क्लॉज। अगर हम मेन क्लॉज से सवाल पूछते हैं क्या, और उसका जवाब अगर मिलता है नाउन क्लॉज, तो वो होता है नाउन क्लॉज। ओके, याद रखिए, क्या का जवाब जब मिलता है वो नाउन क्लॉज होता है, क्योंकि इसके जवाब में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, और इंफॉर्मेशन एक वर्ड वाले भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन पूरे क्लॉज जैसे भी हो सकती है। तो आई डू नॉट नो, नो, डिसाइड, थिंक, इन सारे वर्ब के बाद जो आता है ना क्लॉज, हमेशा याद रखिए इट इज नाउन क्लॉज, वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है, हमेशा मतलब जनरली नाउन क्लॉज होता है। ओके, सवाल पूछ लीजिएगा, पूरे क्लॉज से सवाल पूछा, आई डू नॉट नो, हाँ तो भाई क्या पता नहीं है, ये पूरा क्लॉज पता नहीं है, इसका मतलब ये क्लॉज नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन से रिलेटेड भी सवाल हमारे यहाँ आते हैं, फटाफट लीजिए। टू एक्ट दस इज नॉट विजडम बट फोली, क्या आएगा सीधा? टू एक्ट दस इज नॉट, अब इस तरह से वर्तन करना कोई सयानापन नहीं है, कोई होशियारी नहीं है।
यहाँ सीधा सीधा यूज कर लेंगे हम कॉमा, या कॉमा यूज किया जाएगा बट फॉली। क्वेश्चन नंबर 113 में कॉमा इज द बेस्ट आंसर। टू एक्ट दस, एक सेंटेंस खत्म हुआ है, मतलब एक विचार अधूरा रह गया है और विचार को पूरा करने के लिए हम कॉमा देते हैं। ओके, याद रखिए, दो लगभग दो विचारों को अलग अलग दिखाने के लिए शॉर्ट वाला जो पॉज लेता है इट इज कॉल्ड एज कॉमा। नेक्स्ट वन, द सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ऑफ बिजनेस लेटर विल बी। अब बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर में सबसे आखिरी क्या लिखेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, यूअर फेथफुली लिखेंगे, यूअर फेथफुली, यूअर ओबेडिएंटली क्यों लिखेंगे? आप बिजनेस में बिजनेस पार्टनर हैं, उनके नौकर थोड़ी ना है। यूअर्स अफेक्शनेटली हमेशा अपने चाहिए रिलेटिव्स को, दोस्तों को लिखा जाता है। यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ऐसे नहीं लिखा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 114 में यूअर्स फेथफुली ऐसा लिखा जाए। देखिए भैया, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के प्रति कैसे है, फेथफुल है, ईमानदार है, प्रामाणिक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 115, द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच। द हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उन पार्ट ऑफ स्पीच में से ये कौन सा है? दैट वॉज द बॉय आई वॉज थिंकिंग ऑफ के बारे में, आई वॉज थिंकिंग ऑफ के बारे में सोच रहा था, ऑफ बारे में, तो के बारे में ये क्या है, ये क्या बता रहा है हमें? प्रीपोजिशन, रिलेशन बता रहा है एक नाउन का दूसरे पार्ट के साथ, तो दैट इज प्रपोजिशन। याद रखिए, ये ऑफ आखिरी है, ऐसा नहीं है कि आखिरी में है तो वो प्रपोजिशन नहीं हो सकता। दैट वाज बॉय, ये वही लड़का है, आई वाज स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। तो ये के बारे में, प्रपोजिशन क्या कर रहा है, नाउन का रिलेशन बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रपोजिशन। अब पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अब इसको थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखते हैं क्या चीज़ है, क्या माजरा है। मशीन्स वेयर मेड टू बी मैन सर्वेंट। अब मशीन ऐसी इसलिए बनाई गई थी कि वो कि मालिक के मतलब इंसानों के नौकर रहे। येट ही हैज़ ग्रोन सो इंडिपेंडेंट, ओके, येट ही हैज़ ग्रोन सो इंडिपेंडेंट ऑन देम, सॉरी, हाँ, इंसान उन पे इतना डिपेंडेंट हो गया दैट दे हैव बिकम हिज मास्टर। अब ऐसे लगता है जैसे कि वो मशीन इंसान के मालिक बन गए हैं। मशीन किस लिए तैयार की गई थी? मशीन इंसानों का नौकर बनने के लिए तैयार कर गई थी, लेकिन येट ही हैज, स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो उस पर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि ऐसा लगता है वे इनके मालक बन गई है ऑलरेडी। most men spend most of their lives looking after and waiting upon machine already, मतलब मोस्ट मेन, बहुत सारे ढेर सारे मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन। ओके, मशीनों की जो है ना देखभाल करते हुए और मशीनों के लिए वेट करते हुए गुजार देते हैं। एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, स्टर्न मास्टर, मशीन्स आर कोई ऐसे ऐसे, मतलब स्टर्न मतलब कठोर कैसे होते, स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट कठोर मास्टर्स होते हैं। मशीन कोई एकदम दयालु मास्टर नहीं होती है, उसके मन में दया माया कुछ नहीं होती है। दे मस्ट बी फेड विथ कोल, उनको क्या खिलाना चाहिए? कोल, एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक। ओ, उनको कोल खिलाया जाता है, मतलब कोयला खिलाया जाता है, पेट्रोल पिलाया जाता है, वो मतलब वो उनका अन्न है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उस पर चलती है। एंड ऑयल, ऑयल टू वॉश विथ, एंड दे मस्ट बी केप्ट एट राइट टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर भी राइट रखना है। तो क्या क्या देना है? कोल, पेट्रोल, ऑयल, एंड केप्ट एट गुड टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर। एंड वे डोंट गेट देयर मील्स, अब अगर उनको उनका खाना नहीं मिलता है, दे ग्रो सल्की, वो कैसे हो जाती है? सल्की हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है, नाराज हो जाती है। देखिए, हर वर्ड का जवाब हमारे पास, हर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं होता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शब्दों का मीनिंग हम लोग जानते हैं और उसको डिराइव करना आना चाहिए। एंड रिफ्यूज टू वर्क, काम करने के लिए मना कर देती है। और बर्स्ट विथ रेज, बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, गुस्सा करती है। सो वी हैव टू वेट अपॉन देम वेरी अटेंटिवली, वी हैव टू वेट अपॉन देम, हमें इंतजार करना सीखना चाहिए, और वेरी अटेंटिवली, एंड डू ऑल दैट वी कैन टू कीप देम इन गुड टेम्पर, और उनको गुस्सा ना दिलाते हुए उनका दिमाग ठंडा रखने के लिए हमें हर वक्त काम करते रहना चाहिए। ऑलरेडी वी फाइंड इट डिफिकल्ट आइदर टू वर्क और प्ले विदाउट द मशीन्स। देखिए, मतलब हम ऑलरेडी इतने डिपेंडेंट उन पे ऊपर हो चुके हैं कि हम पाते हैं कि उनके बगैर काम करना, उनके बगैर खेल कूद करना
काम करना, खेलकूद करना डिफिकल्ट पाते हैं। एंड अ टाइम में कम, ऐसा भी वक्त आ सकता है, में कम, वेन दे विल रूल अस, वे हम पे राज करेंगे, जस्ट एज वी रूल द एनिमल्स, जैसे हम जानवरों पे राज करते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मशीनें हम पर राज करेगी। चलो, आई होप कि आपने ये पैसेज पैराग्राफ समझ लिया है, इसका जीस्ट आपने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। समझ तो गया है, मशीन्स आर वेरी स्टर्न, स्टर्न मास्टर मतलब सादे सीधे दयालु मास्टर है क्या? नहीं, वे डिफिकल्ट मास्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन, ये कहते हैं डज नॉट मीन द सेम एज द अंडरलाइन वन, ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसके जैसा मीनिंग नहीं है, मतलब डिफिकल्ट अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा। तो स्टर्न है, स्ट्रिक्ट है, टफ है, हार्श है। ये देखिए माइल्ड है, माइल्ड का मतलब क्या होगा? सौम्य, और स्टर्न का मतलब क्या है? कठोर। ओके, तो ये सौम्य हमारा आंसर होगा 100%, क्योंकि स्ट्रिक्ट, टफ एंड हार्श ये तो सारे इनके सिनोनिम्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कह रहे हैं ये लोग फॉल्स मतलब झूठा है। मशीन्स आर रेगुलरली वॉश्ड, टेम्परेचर ऑफ मशीन्स इज इट्स टेम्परामेंट, हंग्री मशीन रिफ्यूजेस टू वर्क, मशीन्स हैव मेड मैंस लाइफ वेरी सिंपल। तो ये लगभग ठीक लग रहा है, मशीन्स हैव मेड मैंस लाइफ सिंपल, मशीन्स आर रेगुलरली वॉश, उनको धोया जाता है, टेम्परेचर ऑफ मशीन इज इज टेम्परामेंट, बिल्कुल टेम्परेचर ठीक रहेंगे तो वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगी। अ हंग्री मशीन रिफ्यूजेस टू वर्क, अब भूखी मशीन काम करने से इनकार कर देती है क्या? पैसेज के हिसाब से भूखी जो मशीन है वो काम करने से इनकार कर देती है, कर देगी क्या? नहीं, वो इनकार नहीं करेगी, बस वो काम अच्छी तरह से नहीं करेगी। अ हंग्री मशीन रिफ्यूजेस टू वर्क, काम तो करती है लेकिन नकार नहीं देती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या डिसाइड करेंगे आप? लाइक ह्यूमंस मशीन्स आर आल्सो स्लेव्स टू देयर मूड्स, देखिए मशीन उनके मूड के हिसाब से चलती है क्या? नहीं भाई, ये तो फॉल्स है, मूड के हिसाब से तो नहीं चलती है। मैन इन्वेंटेड मशीन्स टू सर्व देम, ओके, मैन इन्वेंटेड मशीन्स टू सर्व हिम, टू सर्व हिम, ठीक है ना, खुद को सर्व करने के लिए, हिम हिम लिखा, देम नहीं लिखा। मैन इन्वेंटेड मशीन, मैन ने मशीन, इंसानों ने मशीन का इजाद क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि मशीनें उसकी सेवा करे। तो ये दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट एंड ट्रू। तो ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड ऑप्शन बी इज ट्रू। A is false, B is true and A is false. Option number 2 is our correct answer. Okay, both correct नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा है, नॉट पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो कि ये कह पे पानी फिर जाता है। मशीन्स हैव बिकम मास्टर्स ऑफ मैन, मशीन्स हैव बिकम मास्टर, मतलब ऐसा लगता है कि मशीनें ही इंसानों की मालिक बन गई है। किस किस वजह से लगता है? एज, क्यों लगता है ऐसे बताइए, इसको कंप्लीट करें। एज he has to look after them, he has to feed them, he is employed by them and he waits upon them and most of the time, yes most of the time वो क्या करता है? उनका ही इंतजार करता रहता है। ऐसे लगता है कि वो अभी इनकी मालिक बन गई है, इनके बगैर ये काम ही नहीं कर सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दे ग्रो सल्की, सल्की बताइए, सल्की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वन? सल्की मतलब नाराज होना। ओके, तो सल की बताइए, सल की होना, नाराज होना। क्वेश्चन नंबर 120, ये वाला पैसेज हमने देखा था। ओके, तो सल की, तो दैट इज श्योरली, सूरली, सरली, एक्चुअली सल्की एंड सरली, दैट इज नॉट श्योरली, दिस इज सरली। सल्की का मीनिंग है सरली, नाराज, निराश, हताश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ने, ये तो सेक्शन 2 है। अब एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन देखते हैं जिसमें भी पैसेजेस होंगे और अलग अलग ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, यह पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ फ्रीज वार्निंग वाज पोस्टेड फॉर थर्सडे नाइट, ये इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, इसका जिस्ट समझ लेते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ अ वार्निंग वाज पोस्टेड, काम खत्म हो जाएगा। अ वार्निंग वाज पोस्टेड, क्या किया गया? वार्निंग पोस्ट की गई। अब बाकी ये जो पार्ट है अननेसेसरी है, ये जो पार्ट है अननेसेसरी है। क्या पोस्ट की गई? तो वाज पोस्टेड, दिस इज वर्ब एंड दिस इज आर्टिकल, ये तो सब लोग जानते हैं। तब जो चीज पोस्ट की जाती है वो नाउन होती है, वार्निंग, NOUN। और ये अगर नाउन है तो किस तरह की वार्निंग?
फ्रीज वार्निंग, FREEZE, फ्रीज वार्निंग। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये होगा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव होगा? क्योंकि वार्निंग कैसी है, वार्निंग मोटी है, पतली है, काली हो, गोरी है, ये बताने वाला वर्ड कौन सा है? फ्रीज। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड होता है, इट इज एडजेक्टिव। क्लियर? विशेषण कहते हैं हम उसे एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे। वाइल राइटिंग अ लेटर टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन यू विल एड्रेस इट। अब ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो कोई आपके पास के नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, कोई देश दोस्त वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ माई डियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, माई को पहले निकाल देंगे। और डियर सर्स, दिस इज ओल्ड पैटर्न, ओके, दिस इज ओल्ड पैटर्न। ये पहले लिखा जाता था लेकिन आजकल नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि किसी ना किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में, सारे आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक ही हेड होता है, नहीं तो ईगो वाला गेम चलता है आजकल। याद रखिए, डियर सर इज द बेस्ट ऑप्शन। डियर सर पहले लिखा जाता था, आजकल नहीं लिखा जाता है। चूज द पंक्चुएशन मार्क। देखिए पंक्चुएशन मार्क हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। यू विल यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन विल यू कंप्लीट योर वर्क, सवाल पूछा गया है। WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या होता है? WH वर्ड से शुरू होने वाला वर्ड, इट इज अ क्वेश्चन, QUESTION। क्वेश्चन अगर है तो उसे हम कहेंगे मार्क ऑफ क्वेश्चन या फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं, या तो वे WH क्वेश्चन होंगे या फिर वर्बल क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच करते हुए हमेशा चीज क्या रखनी है याद? सबसे पहले देखिए कि V2 है क्या? यस V2 है। इसका मतलब क्या है? ये अंदर जो सेंटेंसेस है वो सारे सेंटेंसेस का हम टेंस चेंज करते हैं, पहली बात। और दूसरा देखना है ये किस तरह के सेंटेंस है। हरी अप, डू नॉट वेस्ट, ये ऑर्डर है, लगभग ऑर्डर है। वर्ब से शुरू होने वाले, वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑर्डर हो सकती है, कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या फिर सजेशन हो सकता है। यहाँ पे सीधा सीधा ऑर्डर है। उसने अपने नौकर सर्वेंट को, क्या कोई इंसान रिक्वेस्ट करता है? नहीं, सीधा ऑर्डर करता है। इंटेंशन समझ लीजिए, ही टोल्ड हिज सर्वेंट, नहीं निकाल दीजिए, टोल्ड क्यों होगा? ही हरीड अप हिज सर्वेंट, नहीं, ही एडवाइस कौन देता है? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, काम खत्म, यहीं पे दिख रहा है। ही ऑर्डर हिज सर्वेंट टू हरी अप एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। इस तरह से इसका आंसर होगा। याद रखिए सर्वेंट को कोई भी मालिक ऑर्डर ही देता है, ये ऑर्डर इज सर्वेंट। अब क्या किस करने के लिए हमने देखा था हमेशा, जहाँ इस तरह से हम ऑलरेडी V2 यूज कर लेते हैं तो बार बार सेंटेंस में V2 यूज करने की जरूरत नहीं, टेंस हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो यहाँ जो भी आएगा दैट इज इन्फिनेटिव। देखिए नॉट टू वेस्ट एंड टू हरी दोनों इन्फिनेटिव है, दोनों वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस को चेंज करना है। हु डिड दिस, दिस इज इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में टेंस नहीं चेंज करना है, नहीं करना है टेंस। तो अगर ये डिड से आपको क्या पता चलता है? दिस इज अ पास्ट टेंस, चेंज ऑफ टेंस नहीं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पहले चेक कर लीजिए, बाय हुम वॉज बाय हुम, ओके हर जगह वॉज है, ठीक है। तो हु डिड दिस, किसने किया, ये किसके द्वारा किया गया, तो बाय हुम तो होना चाहिए, बाय हुम। वॉज दिस अगर हम लिखते हैं, वॉज दिस अगर लिखते तो ये फिर से क्वेश्चन बन जाएगा ये, ओके हाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रखना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका ये चेंज कर रहे हैं, वॉइस चेंज कर रहे हैं, ओके वॉइस चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन तो वैसा ही रहेगा, हम एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। याद रखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में ना ही टेंस चेंज करना है, ना ही सेंटेंस का टाइप चेंज करना। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव में, तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इंट्रोगेटिव INT, अगर एक्टिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहना चाहिए, मेंटेन इट, ओके। इंट्रोगेटिव अगर है INT इंट्रोगेटिव, ये इसको समझ लीजिएगा, INT मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव में, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रहेगा। तो ये दो तो वैसे भी उड़ जाएंगे। दिस वॉज डन बाय हु, ऐसा नहीं होता है, बाय हुम वॉज दिस डन, करेक्ट। याद रखिएगा एक्टिव पैसिव में हम क्वेश्चन रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। दे आस्क्ड मी माय नेम, दे आस्क्ड मी माय नेम,
व्हाट इज दिस, एक्टिव वॉइस में पास्ट है, ठीक है, पास्ट है, टेंस नहीं चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए टेंस में कहीं गड़बड़ है क्या। देखिए हैड बीन, टेंस कर दिया चेंज, अरे भाई सिंपल पास्ट है। आई वॉज, माई नेम वॉज, माई नेम बाय देम वॉज, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। आई, देखिए दे आर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई वॉज पास्ट टेंस, V3 जगह पे है, माई नेम, ठीक है, बाय देम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 111 में ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट एंड परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर। एरर किस में है देख लेते हैं। नन इज सो डीफ एज दोज हु विल नॉट हियर, हु विल नॉट हियर इसमें कोई करेक्शन नहीं है। एज दोज में क्या करेक्शन, सो डीफ मतलब इतना डीफ, इतना बहरा भी नहीं है। अब यहाँ देखिए लोग इतने भी बहरे नहीं होते कि ये सुन नहीं पाते। यहाँ देखिए नन इज, नन इज, इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए, यहाँ अगर कोई नो एरर वाला अगर होता ना तो हम नो एरर वाला ऑप्शन भी चुनते। अगर इनने कहा है कि आपको चुनना ही पड़ेगा तो सो डीफ, एज दोस हु विल नॉट हियर, ये तीनों सही है, हमको नन इज वाला चूज करना पड़ेगा क्योंकि नन, नन यहाँ प्लूरल के तौर पर यूज किया गया है, हमें यहाँ पे आर चुनना पड़ेगा। ऑप्शन दोनों सही है, हमेशा याद रखना। नन इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, एंड टू नन आर आल्सो करेक्ट। बस कॉन्टेक्स्ट देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रेफरेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है और नन इज वाला ऑप्शन है तो आपको नन इज को रॉन्ग बता देना है, ये एरर है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और नीचे नो एरर वाला आता है तो आप इसमें से सबको रख सकते हैं क्योंकि नन इज आल्सो करेक्ट एंड नन आर आल्सो करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 में, ये रहा हमारा आंसर। आगे बढ़ते, कैन नॉट वन डू वन लाइक्स विथ हिज ओन, कैन नॉट वन, देखिए कौन है वन डू, वन लाइक्स। अब यहाँ से ये जो पहले वन का उल्लेख किया गया, यहाँ पे वन का उल्लेख किया गया, तो यहाँ भाई हिज क्यों लिखा, हर क्यों नहीं लिखा, देम क्यों नहीं लिखा, अस क्यों नहीं लिखा। इसका मतलब अगर आपने सब्जेक्ट के तौर पर वन को चूज किया गया है तो आपको उधर हिज और हर चुनने की जरूरत नहीं होती है, यही वन यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो वंस ओन लाइफ, इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए। तो कैन नॉट वन डू वॉट वन लाइक्स विथ हिज ओन, नहीं वंस ओन। ओके, याद रखिए दिस इज वंस ओन। ओके, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 में हमें जब भी वन वाला सेंटेंस होता है या तो ना ही हम उसको हीज करेंगे ना ही हम उसको हर कहेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्लॉज, क्लॉज वाले सेंटेंस में बड़ा मजा आता है। आई थिंक, आई थिंक, आई नो, यस मैंने अभी अभी ना, आई नो, आई थिंक, आई डिसाइड, इस तरह के सेंटेंस में हम, अगर ये पहला वाला मेन सेंटेंस है, ये अगर पहला वाला आपका मेन क्लॉज है और मेन क्लॉज से आप सवाल पूछ लीजिए, अरे भैया क्या सोचते हैं आप, और इसका जवाब अगर पूरा क्लॉज आता है, CLAUSE क्लॉज, तो ये क्लॉज होता है नाउन क्लॉज। क्योंकि व्हाट का जवाब क्या मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरा का पूरा क्लॉज ही इसका जवाब है। आई थिंक, क्या सोचते हो, आई नो योर फेस, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे आपका चेहरा पसंद है। तो इस तरह से दिस इज अ नाउन क्लॉज, याद रखिए। आई थिंक, आई नो, थिंक, आई नो, आई डिसाइड, इन सारे वर्ब के साथ ना नाउन क्लॉज जाता है। ये कुछ कुछ वर्ब्स याद रखिएगा हमेशा की तरह। ओके, जैसे आई नो, आई डोंट नो, आई थिंक, आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई डिसाइड, आई डोंट डिसाइड, इन सारे वर्ब के बाद जो आने वाले जनरली जो क्लॉजेस होते हैं वो सारे क्लॉजेस नाउन क्लॉजेस होते हैं, याद रखिएगा। फिर से क्लॉज, सो ग्रेट अ फायर रेज्ड दैट लंदन वाज बर्नट आउट। ओके, सो दैट वाला सेंटेंस है, सो दैट वाले सेंटेंस जनरली एडवर्ब क्लॉज होते हैं, याद रखिए कि इस तरह से आग बढ़ी, किस तरह से बढ़ी, तो आपको तरीका बताना है, वर्ब का तरीका बताना है। ये जो वर्ब में जो हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, हाउ का जवाब आपको मिलता है किससे, हाँ मेन, मेन क्लॉज के वर्ब को अगर सवाल पूछा जाए उसका जवाब, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो वो होता है एडवर्बियल क्लॉज। ओके, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, सो ग्रेट अ फायर, किस तरह से थी, इतनी खतरनाक थी कि पूरा लंदन जल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला आने से पहले ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं।
ये पैराग्राफ देखिए, वी कैन डिफाइन अ जेंटलमैन, हम एक जेंटलमैन की व्याख्या कर सकते हैं एज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स प्लेन, वो मतलब उसको दर्द होने वाला जो दर्द है उसकी परवाह नहीं करता और लोगों पे उसके दर्द का रोना नहीं रोता है। सच अ डिफिनेशन इज बोथ जेंटिल, जेंटिल भी हो सकती है एंड एज पर एज इट गोज करेक्ट भी होती है। तो ऐसी अगर हम जेंटलमैन की क्या करते हैं डेफिनेशन करते हैं तो वो जेंटिल भी है, बढ़िया है और करेक्ट भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जेंटलमैन इज बिजी, किस तरह से बिजी होता है, रिमूविंग द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब जो उसको प्रतिकार होता है, अपोजिशन होता है, और नकार जो उसको मिलते हैं, रिफ्यूजल डिनायल मिलते हैं, वो उसको रिमूवल करता रहता है। दैट लाई इन द वे ऑफ द पीपल अराउंड हिम, और उसके आजू बाजू के लोग हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी राह में आने वाली जो अड़चन है उनको निकालने में वो व्यस्त होता है। ही ऑलवेज ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, ऑलवेज, ऑलवेज कहा गया, ऑलवेज ऑफर्स हेल्पिंग हैंड, मदद करता है टू दोज इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस में जो संकट में है, अच्छी परिस्थिति में नहीं है, उनकी मदद करने में वो क्या करता है, मदद करता है। ही डज नेवर इम्पोज, कभी लादता नहीं है, हिमसेल्फ अपॉन अदर, वो अपने आप को दूसरों पर कभी लादता नहीं है। इन देयर एक्टिविटीज, जानबूझ के ना अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना, ये ऐसे काम नहीं करता है जेंटलमैन। रादर, रादर लेट्स देम हैव अ फ्री हैंड, लोगों को करने देता है जो काम करना है, ओके, स्वतंत्रता देता है, लिबर्टी दे देता है, इन व्हाट एवर दे वांट टू डू, इन व्हाट एवर दे वांट टू डू, ओके, वो जो करना चाहते हैं लोगों को वो काम करने देता है। हिज हेल्पफुल नेचर इज जस्ट प्रोवाइडिंग कंफर्ट, वो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक द ऑफर ऑफ एन ईजी चेयर और अ ग्लास ऑफ कूल वाटर टू वियरी ट्रैवलर, वियरी मतलब एक कोई थका हारा सा अगर कोई ट्रैवलर है, वो बेचारा चल चल के थक चुका है, तो उसको बिल्कुल आराम वाली कुर्सी या फिर एक ठंडे पानी का गिलास ऑफर करता है। ऐसे उसका क्या होता है, हेल्पफुल नेचर होता है। तो जेंटलमैन के लक्षण इसमें बताए गए हैं। देखते हैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। जेंटलमैन इंसिस्ट अपॉन हेल्पिंग इवन दोज हु डोंट वांट हिज हेल्प। अब जेंटलमैन ऐसा करता है क्या, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी ज़बरदस्ती मदद करता है क्या वो? नहीं, वो ज़बरदस्ती मदद क्यों करेगा, वो अपने आप को इम्पोज नहीं करता है, लादता नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। लाइफ ऑफ पीपल अराउंड जेंटलमैन इज मेड कंफर्टेबल, ये ठीक है, ओके, जेंटलमैन के आसपास रहने वाले लोगों का लाइफ, लोगों की लाइफ तो वैसे भी कंफर्टेबल हो ही जाती है, ऐसा पैसेज में खुद का है। तो ए ट्रू नहीं है, बी ट्रू है एंड ए फॉल्स है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर आंसर। ओके, इस तरह से आंसर समझ लेते हैं। देखिए, एक बार अगर ध्यान देकर हम पैसेज को पढ़ लेते और समझ लेते कि पैसेज में क्या है, आराम से आंसर आ जाते हैं, वापस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स है, इसका मतलब ट्रू है। ट्रू कौन सा है हमको देखना है, नॉट फॉल्स लिखा है। द राइटर सीम्स टू हैव ऑब्जर्व अ जेंटलमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ऐसा लगता है कि राइटर ने जेंटलमैन को बहुत दूर से देखा है, नहीं, दूर से क्यों, पास से देखा है। ही इज ऑल प्रेज फॉर अ जेंटलमैन, यस, वो जेंटलमैन की तारीफ कर रहा है। अ जेंटलमैन इज क्रिटिकल ऑफ पीपल इन ट्रबल, अरे जेंटलमैन जो क्या होते हैं, जो समस्या में संकट में होते हैं उनको क्रिटिक करता है कि नहीं भाई, ये तो फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। ही टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू ऑब्स्टेकल्स, उसके ऊपर जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अड़चने आते हैं, उसको आंखें बंद कर लेता है कि नहीं भाई, वो तो संकटों का सामना करता है। द राइटर सीम्स टू ऑब्जर्व जेंटलमैन फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से किया है क्या, नहीं, 3 फॉल्स है, पहला, तीसरा और चौथा फॉल्स है, दूसरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ही इज ऑल प्रेज फॉर जेंटलमैन, वो जेंटलमैन की तारीफ कर रहा है, तारीफ नहीं तो क्या कर रहा है, बता ही तो रहा है, जेंटलमैन ऐसे होते हैं, जेंटलमैन वैसे होते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज नियरली अपोजिट, ये ध्यान रखना, वर्ड की ओर जब भी आप अपोजिट देखें उसके आसपास कहीं क्रॉस बना लेना, याद रहेगा कि आपको क्या करना है, क्रॉस, ओके, अपोजिट ढूंढना है। इन मीनिंग टू कंफर्ट, अब देखिए कंफर्ट है, हैप्पीनेस है, सारी जगह आराम ही आराम है, तो उसके अपोजिट क्या होगा, हाँ बताइए, कुछ बात बताने की कोशिश कीजिए। कंफर्ट के, कंफर्ट मतलब आरामदेह परिस्थिति है, ओके, तो यहाँ पे होगा डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब कष्ट वाली स्थिति, ठीक है। जेंटिल, वियरी, हैंड्रेंस, ये वर्ड सिर्फ पैसेज में आया है, लेकिन कंफर्ट आराम, डिस्ट्रेस मतलब संकट, दुख, समस्याएं, ओके, कष्टप्रद स्थिति। आगे बढ़ते हैं 19 में। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नियरली द सेम, सेम मीनिंग ऑफ फोर्स, फोर्स दबाव, फोर्स ना, लादना, लादना क्या होता है, यहाँ ये वर्ड पहला ही वर्ड बता दी, इम्पोज करना, फोर्स इज इक्वल टू
लादना, फोर्स, इम्पोज। क्या करता है वो जेंटलमैन? अपने विचार, अपनी मदद किसी के ऊपर लादता है क्या? नहीं करता है। ओके, तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 119 में ऑप्शन नंबर 1। चूज द ट्रू फॉल्स सेट में, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, कुछ भी होगा। जेंटलमैन इज जनरली हेल्पफुल इन नेचर, यस इट इज ट्रू। जेंटलमैन जनरली जनरली होते हैं हेल्पफुल इन नेचर होते हैं। ही वुड ऑफर अ कूल ड्रिंक इन विंटर टू टायर ट्रैवलर। विंटर में कौन ठंडा पानी देगा? हाँ, अरे और ऐसा कहीं उल्लेख भी नहीं है हमारे पैसेज में। ठंडा पानी देगा किसको? थके हारे इंसान को देगा। विंटर में किसी इंसान को ठंडा पानी देके उसका गला खराब करने वाले जान लोगे क्या उसकी? नहीं। ही फाइंड्स दैट हेल्पिंग अदर्स इज ऑफन पेनफुल। हेल्पिंग अदर्स इज ऑफन पेनफुल होता है क्या? कहाँ लिखा है पैसेज में? नहीं लिखा है ऐसा, कहीं नहीं लिखा है। बस जेंटलमैन इज जनरली हेल्पफुल बाय नेचर, ये पहला स्टेटमेंट तो ए। तो ए ट्रू। अब इसमें ए फॉल्स लिखा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए एंड बी आर फॉल्स लिखा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए बी एंड सी आर तीनों के तीनों ट्रू कैसे हो सकते हैं? पहला देखते हैं। ए इज ट्रू, बी एंड सी आर फॉल्स, यस ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वन, तीसरा सेट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। क्लॉज देखना है हमेशा। शी एक्सपेक्टेड, पूरा देखिए पहला ये वाला जो मेन क्लॉज है एक्सपेक्टेड, आप पूछिए क्या एक्सपेक्ट किया, और जब आप पूछेंगे व्हाट तो इसका जवाब ही आएगा ये वाला क्लॉज। और इस तरह से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दूसरे क्लॉज में, पहले वाले क्लॉज से इस प्रश्न पूछ लीजिए, जैसे डिसाइड, नो, व्हाट, सारी जो मेंटल एक्शंस होती है पहले क्लॉज में। शी एक्सपेक्टेड, यू सेड व्हाट एक्सपेक्टेड, ये पूरा क्लॉज आ गया। दैट शी वुड गेट अ प्राइज, क्या होगा? दिस इज अ नाउन क्लॉज, 100% नाउन क्लॉज। Choose the best option in which given sentence has been changed into from active to passive. From active to passive. Passive, obviously. All the boys in the class appreciated his gesture. ठीक है, क्या है क्या नहीं है समझना वो दूर की बात है। Appreciated इसका मतलब पास्ट है, हमारा वर्ब क्या है? पास्ट है, तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। पैसिव वॉइस भी, एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, ये बात अब तक आप जान चुके हो, समझ चुके हो। तो इन द क्लास हिज जेस्चर वाज अप्रिशिएटेड, पास्ट है। हिज जेस्चर इन द क्लास हैड बीन, ये हैड बीन कहाँ से आ गया? हमें नहीं चाहिए जो भैया, हमारा पास्ट था तो हम पास्ट ही रखेंगे। हिज जेस्चर वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द बॉयज इन द क्लास। ही वाज अप्रिशिएटेड बाय, अरे जेस्चर कहाँ गया? यहाँ जेस्चर है ही नहीं। इन द क्लास शुरुआत में नहीं लिखा जाता, जो चीज़ आखिरी में होनी चाहिए वो आखिरी में होनी चाहिए, इन द क्लास से शुरू नहीं होगा। अब देखिए, हिज जेस्चर वाज अप्रिशिएटेड, पास्ट टेंस, अप्रिशिएटेड V3 करेक्ट है, बाय ऑल द बॉयज, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था हमारा ये पहले आ चुका है, और क्या? दिस इज ऑब्जेक्ट। हिज जेस्चर वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द बॉयज इन द क्लास, क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट के नीचे क्रॉस कर दीजिए, याद रहेगा कि अपोजिट ही चुनना है। इन मीनिंग गिवन वर्ड अबहॉर। ओके चलो, अबहॉर करना मतलब हेट करना, याद रखिए एक छोटी सी ट्रिक से ना आप आगे जा सकते हैं। ये तीनों वर्ड देखिए, इग्नोर करना, हेट करना, मत्सर करना, तीनों सिमिलर वर्ड है। तो एक क्वेश्चन के तीन तीन आंसर नहीं हो सकते, ये ट्रिक काम में आ सकती है। अगर पूरे 4 ऑप्शंस में से 3 सिमिलर लगे तो 3 अपने आंसर नहीं हो सकते। तो इसका अपोजिट, अबोर का अपोजिट लव। अबोर करना मतलब हेट करना, तिरस्कार करना, और उसका अपोजिट होगा लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करना, ये देखिए टेंस आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। बाय द टाइम आई मेट हिम, he will have finished that, he will have finished, will future, have finished, this is future and this is perfect। सीधा सीधा बता रहा है, विल फ्यूचर की निशानी है, हैव हैज हैड परफेक्ट की निशानी है। तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन हमारे काम का नहीं है, फ्यूचर इनडिफाइनाइट हमारे काम का नहीं है, वर्ब में आईएनजी कहीं लगा या नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अवर आंसर। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है हमें। ड्रिंकिंग इज वाइज दैट ही हैड अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। ऐसा ज़रूरी है कि ड्रिंकिंग है तो वो वर्ब ही होगा? नहीं। तो यहाँ ये जो ड्रिंकिंग है, DRINKING, यहाँ वर्ब का काम नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट इन दिस केस, एंड नॉन फाइनाइट यहाँ पे जीरंड है, RUND, और जीरंड जनरली किस क्या काम करते हैं? जीरंड जनरली नाउन का काम करते हैं।
नाउन का, विशेषण का। मतलब ये जीरण जो ये जो वर्ब होते हैं सेंटेंस में रहते हुए वर्ब का काम अगर नहीं करते तो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं। यहाँ पे ड्रिंकिंग कर रहा है नाउन का काम। नाउन इज या कोई भी नाम रख लीजिए, इज अ वाइस दैट हैज अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। पीना एक ऐसी चीज़ है जिससे यंग पीपल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रिंकिंग है, सिनेमा है, टोबैको है, सिगरेट। जहाँ नाउन रख के अपन बदल कर सकते हैं तो वो नाउन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच। फिर से पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये जो गिवन वर्ड है, इस गिवन वर्ड में आपको क्या करना है, नियरेस्ट इन मीनिंग। इरूडाइट, व्हाट इज इरूडाइट, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ से है? ओके, क्वेश्चन नंबर 119 नहीं, वो 36 में है। इरूडाइट को, इरूडाइट का मतलब होता है, और अपोजिट नहीं लिखना है। इरूडाइट का मतलब बुद्धिमान, वाइज, जिसके पास बहुत ज़्यादा सयानापन आ चुका होता है, ऐसे ही इंसान को हम कहेंगे वाइज। सिर्फ बुद्धिमान नहीं होता है वो, एक्सपीरियंस्ड एंड क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली इंसान होता है, अपनी बुद्धि का राइट उपयोग करता है, ऐसे इंसान को कहते हैं स्कॉलरली या फिर इरूडाइट। आगे बढ़ेंगे। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में चला गया ये। आई सेड टू माई यंगर ब्रदर, सेड सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए क्या है, V2 है, इसका मतलब इधर वाला चेंज हो जाएगा। ओके, वेयर हैव यू बीन द होल डे, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका पास्ट बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो ये हैव का हो जाएगा हैड, बीन वैसे ही रहेगा द होल डे। ऊपर से ये क्वेश्चन है, QUESTION क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होगा, आई सेड टू माई यंग ब्रदर, मैंने अपने भाई से पूछ लिया, तो खत्म है। वेयर हैड से ऐसा तो होगा नहीं। आई आस्क्ड माई यंगर ब्रदर, आई मास्क माई यंगर ब्रदर। WH क्वेश्चन से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो WH वर्ड आपको मेंटेन करना होता है इनडायरेक्ट में। वेयर 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 वेयर, ये वेयर अबाउट वाला निकाल देते हैं। आई आस्क्ड माई यंगर ब्रदर वेयर ही हैड बीन, वेयर हैड ही बीन, ये तो फिर से क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं रखना होता है, स्टेटमेंट रखना होता है। एक्टिव पैसिव वाइज में बात अलग है। एक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो पैसिव में भी क्वेश्चन रखना ही पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद रखिए, अगर क्वेश्चन है फिर भी हम उसको स्टेटमेंट में बदल देते हैं, क्योंकि हम दूसरों को बता रहे होते हैं, पूछने वाला तो होता नहीं है यहाँ पे। ओके, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट वाला पैटर्न है, नहीं रहेगा। फॉर्मेट कैसे होना, वेयर ही हैड बीन ये है स्टेटमेंट, और ये वेयर हैड ही बीन ये क्वेश्चन वाला पैटर्न है। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेंस एन एरर। एरर वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है, ईजी होते हैं। अमोंग ऑल द गेम्स आई प्रीफर 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 प्रीफर, मैंने हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को बताया कहाँ कहाँ लिखना है। देखिए सुपीरियर, SUPERIO, एक मिनट है, सुपीरियर क्यों लिखेंगे, यहाँ देखिए सीनियर, एस, ये सारे वर्ड्स याद रखिएगा। सीनियर SENIOR, JUNIOR, सुपीरियर SUPERIOR, इन्फेरियर FERIOR, ओके, प्रीफर PREFER, एंड प्रायर। कम से कम ये वर्ड तो इतने वर्ड है जिनके बाद टू लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रीफर क्रिकेट दैन हॉकी नहीं होगा, या दैन की जगह टू होना चाहिए था। गड़बड़ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़, पार्ट नंबर दैन हॉकी, डी में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 में फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा सेट है, इसमें भी पैसेज है, पैराग्राफ को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आंसर देखेंगे आराम से। दिस एनॉर्मस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, क्या किया जा रहा है, पॉपुलेशन, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, ड्यू टू बेटर फूड, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बेटर हाइजीन, एंड अबव ऑल एडवांस मेड इन मेडिसिन, मतलब एक फूड है, दो हाइजीन है, और तीसरा मेडिसिन, ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन्स हैव कॉन्कर्ड मेनी डिसीजेस, बहुत सारे डिसीजेस को हरा दिया है, झगड़ा किया और हरा भी दिया।
एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, मृत्यु का जो प्रमाण है घट गया है। तो ये जो मेडिसिन ने क्या किया है, कॉन्कर्ड द डिसीजेज, कॉन्कर्ड मतलब उनको मिटा दिया, हरा दिया है। ओके, अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत तक मोस्ट पीपल डाइड बिफोर द एज ऑफ 50, दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग, मतलब अब 19वीं सदी की शुरुआत में ज़्यादातर लोग 50 साल की उम्र से पहले ही परलोक सिधार लेते थे। टुडे in developed countries the average lifespan has risen to more than 70 years, more than 70 years। मतलब आज की बात अगर 21वीं सदी की बात की जाए या फिर 20वीं सदी के आखिरी की बात की जाए तो कई डेवलप्ड कंट्री, बाकी किसकी चर्चा हो रही है, डेवलप्ड, डीईडी डेवलप, प्रगत राष्ट्रों की अगर चर्चा की जाए तो लोग 70 से ज़्यादा साल जी रहे हैं, मोर देन 70 ईयर्स। द पॉपुलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है एट एन अलार्मिंग रेट इन स्पाइट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बर्थ कंट्रोल करने के बावजूद भी अलार्मिंग रेट मतलब खतरनाक रेट से लोक संख्या, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। माल्थस ने क्या कहा था, थॉमस माल्थस, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट, वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ डिक्लेयरिंग दैट इफ अनचेक्ड, अगर इस पे चेक नहीं लगाया गया, इस पे क्या प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ह्यूमन पॉपुलेशन वुड ग्रो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको हम एपी कहते हैं। ओके, एपी में चीज़ें कैसे बढ़ती है, एपी, एपी में चीज़ें बढ़ती है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को चीज़ें डबल हो जाती है, 1 है तो 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चीज़ें। उन्होंने यही कहा है कि चीज़ें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ गई, 1 2 4 8 एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी, वाइल फूड प्रोडक्शन कुड ग्रो इन अरिथमेटिक प्रोडक्शन। लेकिन उल्टा, उल्टा खाना कैसे बढ़ने वाला, खाना ऐसे बढ़ने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। ही वॉज ऑफ कोर्स वेरी पेसिमिस्टिक, लेकिन वो कैसे था, इनका ये कहना है कि वो भाई साहब जो है थॉमस माल्थस थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था, निराशावादी था, उसको थोड़ी ना पता था कि फूड भी इतना ज़बरदस्त तरीके से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह की तरह से बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए पैसेज समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट मीन्स, अलार्मिंग रेट मतलब कैसे बढ़ रही है, साउंडिंग मेनी अलार्म बेल्स, कहाँ बेल्स बजा रहे हैं, ग्रोइंग वेरी रैपिडली, ग्रोइंग वेरी स्लोली क्यों होगा, अलार्मिंग रेट है तो, ग्रोइंग एट नॉर्मल रेट क्यों होगा, ग्रोइंग वेरी रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन इज राइजिंग मोस्टली ओविंग टू, पॉपुलेशन कैसे क्यों बढ़ रही है, ओविंग टू, किस कारणों के कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, हमने 3 कारण देखे थे, उसमें फूड भी है, उसमें हाइजीन भी है। ओके, और बोथ 1 एंड 2, हाँ फूड हाइजीन मिल रहा है तो बढ़ रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इधर देखिए नॉट करेक्ट, गलत है, सही नहीं है। पीपल आर ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड और एनवायरमेंट इज चेंजिंग और लाइव्स हैव बिकम नीट एंड क्लीन, बेटर मेडिकल केयर इज अवेलेबल। अब देखिए पैसेज के हिसाब से बेटर मेडिकल केयर अवेलेबल है और लाइव्स हैव बिकम नीट एंड क्लीन, आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, पीपल आर ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। अब पीपल न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं यह कहीं नहीं लिखा है। ओके, पैसेज में और एनवायरमेंट इज चेंजिंग बदल रहा है और लाइव्स हैव बिकम नीट एंड क्लीन, हमारी नीट एंड क्लीन तो बन गई है हमारी ज़िंदगी। पीपल आर ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला पार्ट लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन हैज़ कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड यस, दवाइयों ने क्या, बीमारियों को ख़त्म कर दिया, हरा दिया। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है क्या होगा इसका मतलब, ये डिफीटेड, हरा दिया, सीधी सीधी बात है। फाउंड क्यूर फॉर पुश्ड आउट ने, डिनाइड, डिफीटेड, हरा दिया। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, टू पैसिव। याद रखना एक्टिव टू पैसिव में सेंटेंस चेंज नहीं करना होता है। यहाँ पे वॉज है मतलब पास्ट है, PAST पास्ट टेंस, इसको पहले देख लिया कीजिए। दिस इज आवर सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में ING लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, BEING जरूरी होगा, एट द डोर। ठीक है, अब यहाँ पे हैड बीन वाला सेंटेंस क्यों आएगा, ये हैड बीन गलत है। द डोर वॉज बींग नॉक्ड बाय राम, द डोर वॉज बींग नॉक्ड एट बाय राम, द डोर वॉज नॉक्ड एट बाय राम, बीइंग कहा गया। याद रखिए द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड बाय राम,
हाँ तो नॉकिंग एट द डोर नहीं, नॉकिंग एट द डोर वाज बीइंग नॉक्ड बाय राम। दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते। ये यहाँ से यहाँ नहीं, इसको मत देखिए, ये गलती से रह गया। हाँ, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए V2 है, इसका मतलब चेंज करना है टेंस को। हाउ क्लियर आई एम, अब देखिए हाउ क्लियर आई एम, तो अमित सेड। अब देखिए हाउ, कितना क्लेवर हूं मैं, तो अमित सेड मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक्सक्लेमेटरी है। तो क्राइड सेड आस्क वाले सेंटेंस चले जाइए, इंट्रोगेटिव तो है भी नहीं, तो सीधा सीधा अमित एक्सप्लेन से ही पहचान जाओगे आप, दैट ही वॉज हाउ, बहुत ज्यादा इसलिए ही वॉज वेरी क्लेवर, खत्म। बहुत इजी होते हैं वैसे तो ये सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। अ लेटर फ्रॉम अकाउंटेंट, अब देखिए अकाउंटेंट है और ये उसका मैनेजर, इसका क्या मतलब है, पैसे का इसके पास हिसाब होना होता है, तो ये अकाउंटेंट नाम की चीज़ है। मुनीम जी जो है ये ईमानदार होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए अपने मैनेजर के प्रति। तो यूर अफेक्शनेटली क्यों लिखेंगे, यूर अफेक्शनली, यूर ओबेडिएंट क्यों लिखेंगे, और यूर सिंसियरली तो कोई भी लिखता है, फेथफुली कैसे होगा, यूर फेथफुली, आपके ईमानदार है भैया अकाउंटेंट, उसके मैनेजर को लिखेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्यों है, कैसा है। इट वॉजंट द ब्लू वन बट द रेड वन, ये ब्लू वन नहीं था, तो ये ब्लू वन को और रेड वन को ज्वाइन करने वाला क्या चीज है ये, दिस इज अ कंजंक्शन। ज्वाइन करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। ओके यस गुड, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। In the following sentences, one part has an error. Identify the part with error. Error वाला क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं एरर वाले। The committee is divided. जहाँ divided है इसका क्या मतलब है, तो कमिटी के मेंबर में डिवाइडेशन हुआ है, तो जहाँ भी डिवाइडेड आ जाए कलेक्टिव नाउन के बाद, डिवाइडेड अगर वर्ड आ जाए तो वो कमेटी नहीं होती है, कमिटी एज अ यूनिट काम नहीं कर रही होती है। डिवाइडेड कौन होंगे, डिवाइडेड तो मेंबर ही होंगे ना, कमिटी के मेंबर्स होंगे। और जब मेंबर्स की बात आती है, जब डिवीजन की बात आती है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं, या इज डिवाइडेड की जगह आर डिवाइडेड होना चाहिए। तो एरर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इज की जगह हमें क्या होना चाहिए था, इज की जगह आर, द कमिटी आर। यहाँ देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कलेक्टिवली मतलब सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, कमिटी, टीम, जूरी। कमिटी और जूरी ये दो वर्ड्स हैं ना, ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा डिवाइडेड अगर दिखता है तो आर, डिवाइडेड नहीं दिखता है तो इज। ओके नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ, क्लॉज 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 आइडेंटिफाई करना है फटाफट, ऑफ द अंडरलाइन। इट इज़ नॉट क्लियर, अरे भाई नॉट क्लियर मेन क्लॉज है, अब मेन क्लॉज ने बोल दिया इट इज़ नॉट क्लियर, हमने पूछ लिया व्हाट। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नाउन क्लॉज बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इट इज़ नॉट क्लियर। तो भैया हमने पूछा क्या नॉट क्लियर, तो इसका जवाब हमें पूरा मिलेगा, ये नाउन क्लॉज। तो मेन क्लॉज से सवाल जब पूछा जाएगा क्लियर नहीं हो, क्या क्लियर नहीं है, ये पूरा क्लॉज बता रहा है कि क्या क्लियर नहीं है, तो इस तरह से ये नाउन क्लॉज हो जाता है, याद रखिए। ओके ना ही वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ना ही किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस मेन क्लॉज से सवाल पूछ लीजिए, वो बताएगा क्या नॉट क्लियर। तो देखिए थिंक, डिसाइड, नो, क्लियर, ये सारे मेंटल वर्ब्स है। ओके मेन क्लॉज में मेंटल वर्ब अगर आते हैं, मेंटल क्रिया अगर होती है, तो उनके सामने लगभग हमेशा नाउन क्लॉज होता है। अब ये भी एक पैराग्राफ पैसेज देख लेते हैं। शंभू डिमांडेड, अब शंभू डिमांडेड यू मस्ट गिव मी 4 आनास टू सी द फिल्म टुमारो। शंभू ने क्या मांग की कि मुझे यार 4 आने दे देना पड़ेगा, किस लिए 4 आने चाहिए उसको, कल फिल्म देखने के लिए। हिज मदर वॉज हॉरिफाइड, अरे डर गई माता जी, तो डर जाती है ना बच्चा पैसे मांग लेता है, तो हाउ कुड हिज बॉय, या यार इस बेटे का क्या करूं मैं। शी हैड बीन रीडिंग फॉर 6 months पास्ट द अराइवल ऑफ द फिल्म। ओके ओके डर रही थी वो पिछले 6 महीने से। हाउ कुड पीपल बियर टू सी हिम ऑन द स्क्रीन व्हेन दे नो ही वाज नो मोर।
यार लोग कैसे सह लेते हैं, हाउ कुड, देखिए शी हैज बीन रीडिंग फॉर 6 मंथ पास्ट द अराइवल ऑफ द फिल्म, ओके ही कुड, हाउ कुड पीपल बियर टू सी हिम, लोग कैसे सह सकते हैं ऐसे इंसान को स्क्रीन पे, व्हेन दे न्यू ही वाज नो मोर, कि वो जिंदा ही नहीं है। शी हैड अ वेग होप, एक ऐसी वेग होप दैट द प्रोड्यूसर्स माइट नॉट रिलीज द पिक्चर आउट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर हर फीलिंग्स, ओके उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए प्रोड्यूसर उस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे, ऐसा उसको लगा था। लेकिन वो बच्चा तो पैसे मांग रहा था। अब उसको पता है कि जो इंसान मूवी में दिखने वाला है वो तो ऑलरेडी मर चुका है, उसकी भावनाओं का कोई मोल ही नहीं है। एंड वेन प्रोसेशन अपियर्ड इन द स्ट्रीट विथ टॉम टॉम एंड बैंड, अब प्रोसेशन क्या होता है, प्रोसेशन मतलब मृत्यु यात्रा, प्रेत यात्रा जब निकली और रास्ते पे टॉम टॉम और बैंड, टॉम टॉम गाड़ी है और बैंड, विथ यंग बॉयज कैरिंग प्लैकार्ड्स एंड ह्यूज कलर्ड पोर्ट्रे ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति ही मूवी में थे और उसके पति की मूवी रिलीज होने जा रही थी, हो गई थी। शी रिजॉल्व टू गो आउट ऑफ टाउन, उसने डिसाइड कर लिया कि वो शहर से बाहर चले जाएगी कुछ दिनों के लिए, बट इट वॉज अ डेस्परेट डेस्परेट हताशापूर्ण एंड अनप्रैक्टिकल रिजॉल्व, लेकिन वो डेस्परेट था, हताशा में लिया गया निर्णय था और अनप्रैक्टिकल था, क्योंकि कहाँ जाएगी, घर बार तो सारा उसी शहर में है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं था। नाउ द पिक्चर हैड अराइव्ड, अब वो पिक्चर आ चुकी थी। हर हस्बैंड वॉज गोइंग टू स्पीक, उसके पति बोलने वाले थे, जो मर चुका है इंसान मूवी में तो बोलेगा ना, मूव एंड सिंग, हलचल करेगा, चलेगा, गाना गाएगा, फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे, दिन में 6 घंटे, इन द थिएटर, इन दैट थिएटर 3 स्ट्रीट्स ऑफ, मतलब 3 रास्ते छोड़ने के बाद, 3 रास्तों के पार जो थिएटर था उसमें उसके पति चलेंगे, बोलेंगे, गाना गाएंगे। ये सारी कहानी, मतलब ये कहानी पैसेज के हमें बताती है कि एक औरत है, उसके पति का देहांत हो चुका है, जो कि फिल्म के हीरो है, वो 6 महीने बाद वो मूवी आई है, उसका बेटा उससे पैसे मांग रहा है कि उसके पप्पा की मूवी उसको देखनी, वो डर गई और पूरी कहानी उसको याद आ गई। उसे लगा था कि प्रोड्यूसर्स उसकी भावना का ध्यान रखते हुए मूवी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन मूवी रिलीज हो गई, ठीक है, उसने सोच लिया था कि वो चली जाएगी शहर छोड़ के, लेकिन वो प्रैक्टिकल मूव नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। बट इट वॉज डेस्परेट, लो, डेस्परेट रिजॉल्व, डेस्परेट मतलब क्या होगा, निराशापूर्ण, होपलेस, डिस्प्लेस मतलब hopeless. Choose the option which nearly means the same as the underlined word and answer is hopeless. Why was Shambhu's mother horrified? शंभू की जो मदर क्यों डर गई? She could not afford for Anas. She wanted Shambhu to pay more attention to studies. She was not taking her along to see the movie. Shambhu should not have thought of watching the movie. उसे लगता था कि शंभू ने उस मूवी को देखने का ख्याल नहीं उसके मन में आना चाहिए था। ओके, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म शंभूज मदर, शंभू की मदर के बारे में आपको क्या लगता है? अ ग्रीडी वुमन, अ डिवोटेड वाइफ, अ एंग्री वुमन, एन आर्डेंट मूवी लवर, नहीं मूवी लवर नहीं है, मूवी लवर नहीं है, एंग्री वुमन नहीं है, ग्रीडी वुमन है, डिवोटेड वाइफ है, उसके पति के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी अपार है कि उसको लगता है कि उसकी भावनाओं के साथ नहीं खेला जाना चाहिए, उसके पति को एटलीस्ट इतनी जल्दी रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। वाई डिड शी फील हार्ट ब्रोकन, उसका दिल क्यों टूट गया, क्यों लगा उसको? द वुंड ऑफ हर लॉस वुड हर्ट हर अगेन, द स्टोरी ऑफ द फिल्म वॉज नॉट गुड, ये कहीं लिखा नहीं है पैसेज में। द पब्लिक वुड एंजॉय द मूवी, ये भी नहीं है। द सॉन्ग्स इन द फिल्म वेयर नॉट गुड इनफ, ऐसा कुछ नहीं है। द उसके जो जख्म थे मूवी के वजह से, फिर से उसको उसके मतलब जख्म कुरेद दिए जाएंगे और उसको फिर से दर्द मिलेगा, ऐसा उसको लगा था, वो डर गई। वेन वॉज शी शॉक, क्यों शॉक लगा उसे? वेन द प्रोड्यूसर डिड नॉट लिसन टू हर, वेन हर हस्बैंड डाइड विदाउट कंप्लीटिंग द मूवी, नहीं ये पैराग्राफ में नहीं है। वेन अ प्रोसेशन कैरिंग प्लेकार्ड्स ऑफ हर हस्बैंड पिक्चर्स अपीयर्ड इन द स्ट्रीट, वेन द मूवी वॉज रिलीज विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट फॉर हर हस्बैंड, ये पेमेंट वाला कुछ भी नहीं है। एंड वेन द प्रोड्यूसर डिड नॉट लिसन टू हर, यस प्रोड्यूसर ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो चाहती थी कि मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, इस तरह से क्या इसको एक बार देख लिया जाए कि वो क्यों शॉक हुई थी, एक बार एक पैराग्राफ देख लेते हैं। And when a procession appeared in the street with tom-tom and runner with young runner and portrait husband, she resolved to नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही आंसर हमारा ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 54 में 55 में भी सही आंसर लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मजा आ रहा है। राधा से टू मी, V2 है मतलब उधर चेंज होने वाला है, तो राधा
सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। विल का क्या होने वाला है? विल का WOULD, ये याद रखिए, विल का वुड हो जाता है, ठीक है। राधा, राधा अब सेड है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो आस्ट होना चाहिए। राधा आस्ट, राधा वांटेड टू नो, राधा आस्ट मी, मुझसे पूछा। वेन, वेन मेंटेन करना है, वेन वुड लिखेंगे तो ये फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, वेन आई वुड कम बैक, वेन वुड आई कम बैक नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। राधा आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम बैक, राधा ने मुझसे पूछा कि मैं कब वापस आने वाली हूँ। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज बीन आस्किंग मी फॉर मनी, वाजंट ही। अरे इधर हैज बीन अगर है तो इधर वाजंट कैसे आएगा? सीधी बात है, हैजंट ही होना चाहिए। ओके, हैज बीन तो हैजंट होना चाहिए, HASNT, हैजंट ही। इस तरह से क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन टैग, QT। याद रखिए क्वेश्चन टैग में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब, जे ऑक्सिलरी मेन सेंटेंस में होता है, वही उसी तरह की ऑक्सिलरी हमें क्वेश्चन टैग में होनी चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारी क्वेश्चन टैग तो निगेटिव होगा, ये तो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी में रॉन्ग है, गड़बड़ है। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता गेव मी अ बुक, पास्ट टेंस है, टेंस नहीं चेंज किया जाता, PAST। ठीक है, सुनीता देने वाली है, क्या दिया? ये एक ऑब्जेक्ट है और बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट्स है। अब ये गेव है, ये हैव बीन कहाँ से आया? इसको निकाल दीजिए। ये पास्ट है ना, तो ये एम क्या कर रहा है? एम तो आपको प्रेजेंट बता रहा है, ठीक है। और ये हैज़ बीन यहाँ क्या कर रहा है? सीधी बात है, देखिए, कुछ करे ना करे, अपने टेंस पे ध्यान रखिए। अगर एक्टिव वाइज पास्ट में है तो पैसिव वाइज पास्ट में होना चाहिए, भले चाहे आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब पता हो या ना हो। पहला वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, आखिरी वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है, लगभग परफेक्ट में चला जाता है। दूसरा वाला टेंस क्या है? प्रेजेंट में। हमें क्या चाहिए? हमें तो पास्ट चाहिए। आई वाज गिवन अ बुक बाय सुनीता, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय सुनीता, दो प्रकार के। ये जो डबल ऑब्जेक्ट है याद रखिए, DOUBLE, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस दोनों ऑब्जेक्ट से शुरू हो सकते हैं। यहाँ आई वाज से भी शुरू हो सकता था एंड द बुक वॉज से भी हम सेंटेंस को शुरू कर सकते थे। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में दोनों तरीके से सेंटेंस हो सकता है। इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही इज गोइंग फॉर वॉक, सीधी बात है, इट इज वर्ब, वो जा रहा है, वॉक करने जा रहा है, दिख तो रहा है एकदम क्लियर, ही इज गोइंग फॉर वॉक, वो चलने के लिए जा रहा है। गोइंग इज वर्ब, या वॉक कोई वर्ब नहीं है, इट्स ए नाउन, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। NOUN, क्या लेने जा रहा है? वॉक लेने जा रहा है, काम खत्म। और ये वाला दिस इज वर्ब, VERB, याद रखेंगे। हाँ भाई, दिस इज VERB। क्वेश्चन नंबर 60, वाइल राइटिंग ए लेटर टू कंप्लेन टू द पुलिस, पुलिस कमिश्नर को आप कंप्लेंट कर रहे हैं, वो आपके रिलेटिव नहीं है, ठीक है। तो आप माय डियर सर क्यों लिखेंगे? माय डियर मैडम क्यों लिखेंगे? सिर्फ मैडम क्यों लिखेंगे? सीधा लिखिए ना, रिस्पेक्टेड सर। माय डियर किसको लिखा जाता है? अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है, दोस्तों को लिखा जाता है, सगे संबंधियों को, स्नेहियों को लिखा जाता है। ये ऑफिशियल है ना, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में डियर कौन लिखता है? और लिखना ही है तो रिस्पेक्टेड लिखिए, वो रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होती है। तो क्वेश्चन 60 में ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी ही इत्मीनान से, बड़ी ही शांति के साथ इस सेशन को देखा। आई होप कि ये आपको बहुत मदद करने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।